हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी सीरीज में ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट अपनी काम को अंजाम देता है, कैसे वो काम करता है। अब देखो, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें मतलब एक तरह से जो स्टोरीज है ना, वो बहुत ज्यादा है। जो एक तरह से कह सकते हो कन्वर्सेशन है आपस में, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे कार्टून्स बना बना के काफी ज्यादा आपका कन्वर्सेशन किया हुआ है। मतलब ऐसा ना कि बच्चों की किताब है तो बच्चों के मन में इंटरेस्ट जगे, इसके लिए आपका क्या है कि एक तरह से कार्टून्स बनाया गया है, कन्वर्सेशन दिखाए गए हैं कि अच्छा ऐसा होता तो क्या होता, ये ऐसे काम करता है, वो वैसे काम करता है। तो ये सब ऐसा नहीं है, आप चाहो तो इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, रीड ओनली। लेकिन जो फैक्ट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो पॉइंट्स यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ बहुत बेसिक चीज है, आपको एमएलए का मतलब समझ आएगा यहाँ से, इस चैप्टर से। अगर हम देखें कि हमको इस चैप्टर से क्या क्या समझ में आने वाला है, तो हम समझेंगे कि एमएलए क्या होता है, हम यहाँ समझेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है और क्यों इसको बनाया जाता है, इसको क्यों बांटा जाता है, क्या फायदा है इससे। दूसरा चीज, तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन वो सभी स्टेट के लिए नहीं होता, क्योंकि सभी स्टेट में जरूरी नहीं है कि 2 चेंबर हो स्टेट ये स्टेट लेजिस्लेचर का। मैक्सिमम में जो है अभी फिलहाल 6 स्टेट छोड़ के बाकी सभी जगह आपका क्या है ना, सिंगल है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। जहां जरूरत पड़ता है वहां सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट क्या करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करती है। तो यहां पे उसकी बात हो रही है ना, जो हमेशा रहेगा सब जगह, लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, और यहां पे जो वर्क है ये कैसे चलता है, इसकी बात यहां पे होगी। फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एमएलए जो है ये कैसे आपका मिनिस्टर बनता है, और फिर मिनिस्टर से ये आपका कैसे सीएम बनता है। बहुत थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यहाँ बहुत बेसिक सा बात एक बच्चा जो समझ सकता है वो चीज इस चैप्टर में समझेंगे। बाकी सब यहाँ पे बकवास है, ये सब जो है ना कहानी है कि ऐसे पटलपुरम नाम का एक जगह है, वहां के लोगों के बीच का कुछ कन्वर्सेशन दिखाया है, ये सब कोई काम का आपका नहीं है। यहां से आपका शुरू करते कि एमएलए होता क्या है। तो होता यह है ना कि जो भी इंसान, कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्शन होगा, वोट डालेंगे और वो जीत जाएगा, इलेक्ट करता है, और तब वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का जाके मेंबर बनता है, तब हम उसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर एमएलए या विधायक जिसको आप कह सकते हैं, वो बात कर रहा है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके कोई काम का खास नहीं, पटलपुरम जगह का कन्वर्सेशन उस पर बेस्ड है। ये जो स्कूल के बच्चे होते होंगे जिनको स्कूल में क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग करना होता होगा, उसके लिए जरूरी है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सपोज है कि यहां से मान लेते हैं कि 2 इंसान खड़ा हुआ, सपोज है पार्टी ए से कोई एक ए इंसान खड़ा हुआ, पार्टी बी से बी, तो ऐसे 2 लोग आपके खड़े हुए। इस एरिया में बहुत सारे लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, 100 पीपल। एक जनरल जो होता है, जो प्रैक्टिकल बात है वो बता रहा है। अब इस 100 पीपल में से मान लो 60 लोगों ने क्या किया, इन लोगों के लिए जाके वोट दिया। 40 जो है, 40 वोट नहीं किया। उसके कई कारण होंगे, हो सकता है इस 40 में से कुछ लोग अब मर चुके होंगे, दुनिया में नहीं होंगे, या हो सकता है कुछ लोग माइग्रेट कर गए होंगे, यहां पे भी नहीं होंगे, वापस आके यहां वोट नहीं दिया उन्होंने, या अपनी चॉइस कि हमें नहीं करना है, हमें इस राइट को जो है नहीं एंजॉय करना है, हम नहीं करना चाहते वोट, हमको कोई पसंद नहीं है। तो किसी भी कारण से ये 40 लोग मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वोट नहीं किए, 60 लोगों ने इनके लिए वोट किया, कुछ ए के लिए किए, कुछ बी के लिए किए, कुछ नन ऑफ द अबव। रिजल्ट जब आया तो हम देखते हैं क्या कि हुआ क्या कि पार्टी ए को क्या है आपका 35 वोट, एग्जाम्पल के तौर पे पार्टी ए नहीं, मतलब पर्सन ए को, जो किसी एक पार्टी से होगा आपका, पर्सन बी वो किसी दूसरे पार्टी से है, उसको मान लो 25 वोट में, और 10 वोट ऐसा था जो कि नोटा में चला गया, मतलब नन ऑफ दी अबव में। तो अब यहां पे हमारा जो एमएलए है या एमपी है जो इलेक्ट होता है, मतलब लोकसभा का मेंबर और ये लेजिस्लेटिव असेंबली का, अभी राज्यसभा की बात नहीं हो रही है ना काउंसिल की, वो अलग से बात करेंगे। तो इस चैप्टर में तो खैर फिलहाल लोकसभा की भी बात नहीं हो रही है, लेकिन लोकसभा का भी पैटर्न कुछ वैसा ही है
एमएलए के इलेक्शन में सिंपल सा आपका क्या है ना कि बूथ वगैरह बनता है, वो क्या है उस पर बाद में बात करेंगे। अभी तुम बस बताएं कि कुछ लोग हैं जो डिसाइड किए कि हमें वोट करना है, कुछ ने ए को किया, कुछ ने बी को किया, कुछ ने कहा दोनों में से कोई लायक नहीं है, हम नोटा को करेंगे। तो यहां पे समझ जाना कि यहां पे जो फॉलो होता है ना रूल, उसका नाम होता है फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जैसे आपने रेस लिखा होगा, तो रेस में क्या होता है, ये मायने नहीं रखता है कि 5 मिनट लगा कि 10 मिनट लगा, ये मायने रखता है कि अंतिम फिनिशिंग लाइन पे कौन इंसान पहले जाके टच किया, जो टच करेगा वही जीत जाएगा। यहां भी वही है, यहां ये मायने नहीं लगता है कि उस इंसान को 50% से ज्यादा वोट मिला कि नहीं मिला, यहां मायने रखता है कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिला। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो आपका विनर हो गया यहां पे। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपका 40 लोग तो वोट ही नहीं किए, 10 तो किसी को किया ही नहीं, जो बचा 50 वैलिड वोट है उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट ए को मिला, इसीलिए ए क्या हो गया, जीत गया। तो यहां ये मायने नहीं रखता है कि उसको 70% वोट मिला कि 7% मिला, जिसको बचे हुए दिए गए वोट में से जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। अब वो जाएगा, अब ए जीत गया तो अब जाके ये बन जाएगा क्या, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल सा ये लॉजिक है। जो रेस जीता, तो ये कभी आपसे पूछते ना घुमा के क्वेश्चन, ये याद रखना कि आपसे बोल दे कि ए बी सी 3 लोग खड़े थे, ए को 50% वोट मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, कौन जीतेगा, तो आप कभी मत सोचना कि 50% से ज्यादा वाला ही जीतेगा, बिल्कुल नहीं। जितना भी वोट है, 100 वोट पड़ा, 500 पड़ा, 10 लाख पड़ा, 50 लाख पड़ा, उसमें जिसको सबसे ज्यादा मिला वही जीतेगा। चाहे वो हो सकता है टोटल वोट का 1% हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा बाकी की तुलना में मिला तो वो रेस जीत गया। अब ये तो हो गया कि ठीक है ऐसे इलेक्ट होके जाएगा, लेकिन इलेक्शन करेगा कैसे, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब यहां कुछ क्वेश्चन है कि डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर, पब्लिक मीटिंग, स्टेट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, यही सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन एंड रेफरेंसेस, ये भी अभी डिस्कस करेंगे, अभी बताते हैं आपको। अब देखो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा, एग्जाम्पल किसका लिया है, आपका उत्तराखंड का लिया है। अब कोई सा भी स्टेट का एग्जाम्पल हो, देखो होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आता क्यों है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ नहीं है, ये आपका एरिया ऑफ डिलिमिटेशन है, एरिया ऑफ डिलिमिटेशन है, मतलब डिमार्केट करना, बांट देना। सिंपल सा समझो कि बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में बांट देना। क्यों बांटते हैं, ताकि क्या है आपका ना, रेशियो ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव with respect to the population, ये आपका क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। अब क्या ये समझ में आया, अब बताते हैं, पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो यहां पे एक डायग्राम से ही हम लोग समझते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि ये वाला हिस्सा बहुत छोटा, इतना छोटा कि दिख भी नहीं रहा है, जबकि ये वाला एरिया देख लो, ये वाला एरिया आपका क्या है, बहुत बड़ा है। पहला चीज तो ये समझ जाओ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, गलत बात है। जैसे आप कहीं पे भी आप रह रहे हो, मान लो आप गाजीपुर में हो या अयोध्या में हो, तो ये नहीं कि अयोध्या पूरा का पूरा ये, या बनारस हो तो बनारस पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, नहीं हो सकता है वो एक हो, या हो सकता है कि वो फिर फर्दर बटा हो छोटे छोटे टुकड़ों में। तो डिस्ट्रिक्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये माथा में घुसा लेना। तो अब देखो यहां पे है क्या कि इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो वो इसलिए ताकि पॉपुलेशन और उसके रिप्रेजेंटेटिव का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट। एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हम इसको बोल देते हैं ये वाला एरिया ए है और ये वाला एरिया क्या है, बी है। ए वाले एरिया और बी वाले एरिया में मान लो कि ए वाला जो एरिया है ना, उसका पॉपुलेशन 1 लाख है, उसके लिए आपका एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा है, मतलब है कि वो उन 1 लाख लोगों की तरफ से बोलेगा, उनका नेता है, उनका नेता बनेगा। अब बी वाला जो एरिया है, यहां पे भी आपका क्या है, 1 लाख पॉपुलेशन है, और यहां से भी आपका एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा जो इनको इस 1 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। तो देख रहे हो यहां पे रेशियो क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख पे, रेशियो दोनों जगह क्या मेंटेन है, 1:1 लाख।
या उल्टा कर दो 1,00,000:1। ये है। हो सकता है ये बी वाला एरिया बहुत रफ टेरेन हो, हिली एरिया हो, रहने के लिए सही जगह नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े एरिया में, यहाँ पे एरिया इसका ज्यादा है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी एरिया के साइज से नहीं डिसाइड होता है, पॉपुलेशन, बट इसका एरिया छोटा है। एरिया बहुत बड़ा है लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं है, तो पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड नहीं है, जहां तहां बिखरा हुआ है। तो इतने बड़े एरिया में भी क्या है, टोटल 1,00,000 ही लोग हैं। और ये जो आपका ए वाला पार्ट है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका एरिया कम है और इसका एरिया क्या है आपका ज्यादा है, बी वाले का एरिया ज्यादा है, क्योंकि हमने वही लिया है डिमार्केट करके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत अच्छे हालात होंगे, हो सकता है प्लेन लैंड हो, फर्टाइल हो, एग्रीकल्चर हो, सारी सुख सुविधाएं यहाँ मिलती होंगी, इसीलिए उतने छोटे से जगह पे ही आपका 1,00,000 लोग रह रहा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व बहुत ज्यादा है। जबकि बी वाले में हालात उतने अच्छे नहीं है, इसी वजह से क्या है ना कि बहुत बड़े एरिया में भी कम लोग रह रहे हैं, कंसंट्रेटेड नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटने का यही लॉजिक है कि कुछ इस तरीके से बांटो ना कि सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव का रेशियो बराबर रहे। यहां पे जैसे इसको ले लो, ये वाले को मान लो, इसको हम सी ले लिया, ये बी से थोड़ा छोटा है, लेकिन इतने में ही 1,00,000 लोग रह रहे, तो हाँ ठीक है, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, जरूरी नहीं कि एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड खड़ा होता है, वो मल्टीकपल का भी रूल था पहले, फिर चेंज हुआ, ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये काफी छोटा जगह है, काफी छोटा जगह है, लेकिन यहाँ हालात जो सुविधा है वो अच्छे से मिल रहा होगा, इसीलिए सी से छोटा है, फिर भी रेशियो सी के ही इतना मेंटेन्ड है, जितने लोग पे रिप्रेजेंटेटिव सी में है उतने ही लोग पे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ क्या है आपके डी में। तो ये होता है आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और एक जनरल कन्वेंशन है, जनरल कन्वेंशन मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है, जनरल रूल है। जनरली आपका क्या होता है ना कि एक पार्टी है, वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आपका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा। बट ऐसा नहीं, ये रूल कई बार ब्रेक भी हुआ है, बट ये एक जनरल कन्वेंशन है कि चीजों को आसान रखने के लिए ऐसा करे तो बढ़िया रहे। अब यही सब, ये सब नो नीड टू लर्न, आपको याद करने का जरूरत नहीं किसको कितना सीट मिला है, वो डायनामिक यहाँ 2003 का ही दिया, उसके बाद कितने इलेक्शंस हुए हैं, और कभी भी किसी साल भी आप एग्जाम दीजिए, उस साल कहीं इलेक्शन हुआ है तो आपको हर पार्टी को कितना सीट मिला है वो याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बस विनर जान लीजिए, कौन वहां का रिप्रेजेंटेटिव बना है ये जान लीजिए। तो यही सब आपका जो है ना राम कहानी जो है यहाँ पे शो किया गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर ले ले तो कांग्रेस ने 2003 में 43 सीट जीता, इसने 16, इसने 3, इसने 6, टोटल सीट आपके कितने थे, 68। तो अब आपका देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझ गया, मान लो ये टोटल है आपका 68, तो टोटल में आपको सरकार, गवर्नमेंट अगर फॉर्म करना है, ये तो हम समझ गए कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे बनेगा, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका एक पार्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ, दूसरे पार्टी से दूसरा हुआ, तीसरे से तीसरा हुआ, चौथे से चौथा हुआ, सब खड़ा हुए, लोगों ने वोट दिया, जितना वोट पड़ा उसमें से जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। अब वो जिस पार्टी का होगा वो उस पार्टी की सीट हो जाएगी। मान लो ये जीता और वो कांग्रेस का था तो वो एक सीट कांग्रेस का हो गया। मान लो किसी दूसरे जगह आपका कोई पर्सन एक्स जीतता और वो बीजेपी का होता तो वहां से बीजेपी का सीट हो जाता। तो ऐसे करते करते टोटल 68 सीट हुआ वहां पे। अब अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो चाहिए क्या, मेजॉरिटी चाहिए पार्टी को। सिंपल मेजॉरिटी ऐसे बोल रहा है, कुछ और नहीं ऐड किया, सीधे मेजॉरिटी बोल रहा है, तो समझ जाओ क्या 50% से ज्यादा सीट्स। ध्यान रखना यहां वोटिंग की बात नहीं हो रही है, यहां सीट की, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से बता रहे हैं, किसी को भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतने के लिए सबसे ज्यादा वोट चाहिए, लेकिन जब असेंबली में वो सीट जीत के गया, अब जो भी लोग हैं 100 लोग हैं, तो उसकी पार्टी, जिसको भी सरकार बनाना है उस पार्टी को कम से कम 51 सीट चाहिए। अगर उसके पास 51 सीट है जो कि 100 का क्या है 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा 51 भी है, 52 भी है, 60 भी है, 70 भी है, कुछ भी, कम से कम मिनिमम 50% से ज्यादा सीट चाहिए, किसमें, इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो क्या कर लेगा, वो आपका गवर्नमेंट बना लेगा। तो यहां देखो कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस जो है वो आपकी सरकार बना लेगी, उसकी गवर्नमेंट होगी। क्यों होगा, क्योंकि 68 का 50% निकालो तो कितना होता है 34। किसी भी पार्टी को अगर एटलीस्ट 35 सीट रहता तो वो सरकार बना लेता, जबकि कांग्रेस को कितना है 43, तो वो बना लिया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कांग्रेस का सरकार बन गया। तो हम लोग कौन कौन सा टर्म सीखे, हम लोग सीख गए एमएलए कौन होता है, हम लोग सीख गए लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है,
वो जगह जहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नेता जाएंगे और हमारे लिए सूटेबल कानून बनाएंगे, हमारे वेलफेयर की काम करेंगे, तो उस जगह को लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो बन गया उसको लागू करना, और जुडिशियरी का मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को चेक करना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर हमने जान लिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो आपका ये रिप्रेजेंटेटिव है वो जीतने के लिए क्या लगता है, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला। फिर हमने सीखा मेजॉरिटी टर्म, जिसको मेजॉरिटी मिल गया उसकी क्या हो गई, सरकार हो गई। इतना सारा चीज हम लोग सीखे। तो ये सब कुछ हम लोग सीख गए, इतना कुछ बन गया। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां जिसको भी 50% से ज्यादा सीट मिला है, वोट की बात नहीं हुई, सीट ले लिया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका क्या बन गया, गवर्नमेंट। जिसको क्या है मिनिमम, ये डेटा याद करना, ये हम एग्जांपल नहीं ले रहे, ये डेटा याद करना, आपको लर्न करना है, बता दे रहे। जिसको भी मिनिमम आपका 10% ऑफ टोटल सीट मिला है, मान लो 68 है, तो जिस भी नेक्स्ट पार्टी जिसको आपका क्या है कि कम से कम 10% या उससे कितना भी ज्यादा, मतलब नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, जैसे यहाँ पे क्या है, कांग्रेस नहीं होता तो कांग्रेस के बाद नेक्स्ट आपका क्या है, बीजेपी है जिसको 16 सीट है। 68 का 10% कितना होता है आपका, 7 सीट होता है, 6.8 होता है, तो 7 हुआ। 7 से इसको काफी ज्यादा है। अगर बीजेपी भी नहीं होता तब हम खोजते किसको, इंडिपेंडेंट्स को, लेकिन इंडिपेंडेंट्स आपका 10% के बराबर नहीं है। तो जिसको भी मिनिमम 10% सीट है वो आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिशन गवर्नमेंट। ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट से मारामारी करने के लिए बना है, ये एक तरह से कह सकते हो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, कि भाई कल को ये अगर जो गवर्नमेंट बना रहा है उसके नेता जो है वो आपके किसी और पार्टी में चले गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, छोड़ दिया, कई कारण है, सीट कम हो गए 50% से, तो फिर अगला जिम्मेवारी होगा कि कांग्रेस या तो फिर से अपने आप को प्रूव करे, मेजॉरिटी नहीं कर सकता है तो फिर जो अगला है ऑपोजिशन पार्टी वो आपका क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा, पहला चीज। दूसरा मतलब ऑपोजिशन का क्या ये है, वो अलग बात है कि कभी कभी हम देश में देखते हैं कि ऑपोजिशन अपना काम सही से नहीं करता, वो बस क्रिटिसाइज करता रहता है, लेकिन ऑपोजिशन का काम क्या है ना, कि एक तरह से गवर्नमेंट पे चेक भी रखना, कि मान लो जिसकी सरकार बन गई, सपोज उसके माइंड में करप्शन है, अननेसेसरी लॉज ले आया, रेगुलेशंस ले आया, ऐसे चक्कर में होगा क्या कि लोगों का वेलफेयर खत्म हो सकता है। तो ये गलती ना हो, लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो, तो इस पे सवाल उठाना, सवाल जवाब करना, उनसे रिपोर्ट मांगना कि आपने इतना पैसा एलोकेट किया तो उसका क्या इस्तेमाल हुआ, ये काम करती है ऑपोजिशन, मॉनिटर का एक तरह से। एक्चुअली मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर तो व्हिप कहलाता है, लेकिन हाँ एक तरह से वो ऐसे काम करना, बैलेंस। कोई क्रिटिसाइज करने वाला होगा तब ना डरी रहेगी कि हाँ भाई हम कुछ गलती करेंगे तो उनको क्रिटिसाइज करेगा, एक्सपोज करेगा, मेरी सरकार गिर सकती है, तो एक डर बना, मतलब चेक ऑन टिरेनी, चेक ऑन टिरेनी, मतलब वो जो होता है ना कि हाँ हमारा ही एक छत्र राज है, जैसे मन होगा वैसे हम पॉलिसीज लाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो इस चक्कर में आपका क्या है, एक ऑपोजिशन का होना, एक अच्छे ऑपोजिशन का होना जरूरी है। जैसे बहुत बार आपने कंट्रोवर्सी में सुना होगा जो फार्म बिल आया था, जो आधार बिल आया था, जिसको जबरदस्ती मनी बिल बना के पेश किया गया, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया। ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, ये नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का भी काम कर सकता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि सरकार का पैसा खर्च होगा, ये गवर्नमेंट डूब गई, इसके नेता चले गए, मेजॉरिटी नहीं रहा, अब ये सरकार नहीं रहेगी, फिर से इलेक्शन कराओ, फिर से लोग आएंगे, उससे अच्छा एक अपना क्या है प्लान बी रेडी रखो, ये बना सकता है। तो ऐसा कब कर सकते हैं, उनको कह देंगे कि भाई आप अपना मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए, आपके पास तो अभी 16 ही सीट है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप किसी तरीके से जो गठबंधन होता है ना, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपना मेजॉरिटी अगर आप मिनिमम 35 सीट करके ले आते हैं, सबको गठबंधन करके आप बना लीजिए गवर्नमेंट। कांग्रेस गिर गई तो आप बना लीजिए, आप गिर गए इंडिपेंडेंस बना लेगी, तो कई सारे आपके ये चीज होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिशन। इसी का जो लीडर होता है ना, लीडर, उसको हम कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में एलओ लिख देता है तो लू मत समझ लेना, उसका होता है मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो गवर्नमेंट का लीडर होता है ना, उस लीडर को हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम। तो हुआ क्या कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग गए, मान लो यहां पे एक्स नंबर ऑफ पीपल है, ये गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को फॉर्म किया। गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद क्या होगा कि गवर्नर जो उस राज्य के होंगे, गवर्नर वो क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट या कह सकते हो मेजॉरिटी पार्टी है,
मेजॉरिटी वाला पार्टी है उसमें से किसी एक, एनी वन पर्सन इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। अब ये इकलौता एक पार्टी है तो वो एक पार्टी का होगा। अगर कोलिशन है, 2-3 पार्टी मिलके कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाए हैं तो उसमें से आपस में राय मशवरा करके गवर्नर किसी एक को, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई जो हाईएस्ट सीट लिया वही, कोई भी जो एक केपेबल हो, एक लर्नर्ड हो, उसको सीएम अपॉइंट किया जा सकता है। तो वही होता है सीएम। सीएम एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव वाला आर्म है कि कोई भी पॉलिसी वगैरह है एग्जीक्यूट करने, मतलब रियल गवर्नमेंट आपका क्या है, सीएम। जैसे सेंटर में पीएम है तो ये आपका सीएम हो गया। इसके 10% जिस पार्टी को है मिनिमम, वो आपका बना देगा ऑपोजिशन गवर्नमेंट। सीएम अपनी सरकार चलाएगी अपने, और इसके जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स जो है वो आपका कहलाएंगे क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि मिनिस्ट्री वगैरह वर्ड यूज करने से अच्छा है ना वहां डिपार्टमेंट्स यूज किया जाता है, क्योंकि सेंटर में मिनिस्ट्री तो आपका यूज हो ही रहा है। सेंटर का सबऑर्डिनेट एक तरह से आपका क्या है, स्टेट है, क्योंकि हमारे में क्या है, फेडरल कैरेक्टर है बट थोड़ा सा टिल्टेड है किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज कहने से अच्छा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम या मिनिस्ट्री ऑफ ये फाइनेंस, इससे अच्छा यहाँ पे स्टेट के लिए यूज होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ होम, की स्टेट का सारा जो इंटरनल मैटर्स है उसका काम करना। तो यहाँ पे जो भी सीएम के साथ है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए रूल था ना 15%, जो भी आपके टोटल जो गवर्नमेंट बनाए हैं, मतलब मान लो कि 100 लोगों ने मिलकर आपका क्या है, 100 सीट मिलकर एक गवर्नमेंट फ्रेम किया है, तो कम से कम 15 लोग आपके क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होंगे। जो कि एक तरह से इसको आप ऐसे कह सकते हो ना कि जैसे होता है ना कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जनरल क्लास का, और उसमें से भी आपका क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो वो अलग होकर अपना एक अलग पर्सनल व्हाट्सएप बनाते हैं, उस पर अपनी बातें करते हैं ताकि जो बाकी से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि जिनको मिनिस्ट्रीज देना है, जिनको डिपार्टमेंट देना है, जिनके साथ डिस्कशन करना है, जिनको एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है, जिनके साथ सबसे पहले कंसल्ट करना, वो हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद बाकी अदर मिनिस्टर्स हो गया। तो इन सबको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट्स दिया जाएगा, किसी को होम का, किसी को फाइनेंस का, इन सब का आपका क्या, किसी को टैक्सेशन वाला एरिया दिया जाएगा, किसी को डेप्यूटी बना दिया जाएगा, डेप्यूटी सीएम। तो ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे एग्जाम्पल MLA 1, MLA 2, तो ऐसे ऐसे करके आपका दिया हुआ है कि सारे MLA आप वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां होता क्या है ना, यहाँ डिबेट चलता है। डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं होता, पहले समझ जाओ। कुछ भी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाती है, उनका कहना है कि हमारे स्टेट में मान लो हेल्थ सेक्टर खराब है, हम ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या है, आपको कुछ इंफ्रा बनाना पड़ेगा, कुछ बिल्डिंग्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ वो एक्सपेंडिचर प्रपोज करती है कि हाँ भाई इतना खर्चा होगा, वो अपने हिसाब से बताती है कि हाँ इसका क्या फायदा होगा, क्या कॉन्स हो सकता है। तो ये अपना गवर्नमेंट का काम है कि उनको ये सारे मुद्दे उठाना है, डिस्कशन करना है। इनफैक्ट जो प्रीवियस गवर्नमेंट उसके आने से पहले भी तो कोई गवर्नमेंट होगा, प्रीवियस गवर्नमेंट में क्या शॉर्टकमिंग्स था, उसको भी पॉइंट आउट करना कि हाँ ऐसा हुआ था गड़बड़ी, हमें इनको इस तरीके से सुधारना, ये सारा काम करना, मतलब सब कुछ अपना ले डाउन करना, एक तरीके से अपने पक्ष में बोल देना। अब एक तरफ गवर्नमेंट की क्या है, ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन क्या है कि इस पॉलिसी पे क्वेश्चंस करेगी, कुछ भी हो उनके हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट से छूट गया कोई पॉइंट कॉन्स का, ऑपोजिशन ने कहा कि भाई आप जो ये ला रहे हो हेल्थ सेक्टर के लिए, आपको एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना है, आप उस लैंड को एक्वायर करना चाहते हो, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा तो ये नुकसान हो सकता है, आप उसकी भरपाई कैसे करो, क्या इश्यूज होंगे वो बताएगा और उससे आंसर डिमांड करेगा। एक्सपेंडिचर इतना लगेगा, इस पे सवाल जैसे होता है ना, हम लोग आगे हायर क्लासेस में कमिटीज वगैरह पढ़ेंगे, तो वैसे ही आपका क्या होता है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सब बहुत सारा आएगा। तो कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, कुछ के लीडर क्या होता है, ऑपोजिशन वाले लीडर होते हैं। अब कमेंट सेक्शन बताओ कि अभी प्रेजेंटली हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, और आपके स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। देखिए कहां कहां से लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो ये सारी बातें करेंगे, जिस वजह से क्या होगा ना कि हेल्दी कंक्लूजन बनेगा, एक कंक्लूजन बनेगा कि हाँ भाई क्या क्या करना चाहिए।
वे फॉरवर्ड हमें क्या लेना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज गड़बड़ी है, इसको सुधार लेते हैं, इसको ऐसे इंप्रूव करते हैं। ये सब क्या करेगा, ये सबको एक तरह से रेगुलेट करने का काम, रेगुलेशन का काम कौन करेगा, तो स्पीकर। स्पीकर पे बैठा था जो कभी कभी आप देखोगे डिबेट हो रहा होता है, होते साइलेंस साइलेंस ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब एक तरह से जो क्लासरूम में जैसे टीचर होते हैं ना कि उन्होंने क्या है डिबेट कंपटीशन छेड़ दिया, अब प्रॉस कॉन्स अपना एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि झगड़े जैसा माहौल हो रहा है, तो टीचर वहां रह के क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही, तो ये सारा डिबेट चलता है और उस डिबेट को रेगुलेट करने का, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का उस हाउस के स्पीकर का काम होता है। यही सब यहाँ हो रहा है कि एमएलए फर्स्ट कोई है वो कुछ बातें कर रहा है, टू कोई बातें कर रहा है, तो ये सब आप सिंपली रीड कर सकते हैं, कोई खास फैक्ट नहीं है जो आपको लिख के दे रहे साइड में, बस उन्हीं फैक्ट्स को आप नोट करते जाइए या सिंपली सुनते भी जाइए, काम चल जाएगा। तो ये सब हुआ इतना सारा। अब इसमें ये क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क है, खुद से सोचना, लिखना नहीं है। जैसे कह रहा है व्हाट वर द मेन आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय डिफरेंट एमएलएज who thought that the government was not taking the situation in a serious manner. If you were the health minister, how would you respond to this, to the above discussion? कि भाई इतने सारे एमएलए मिलके हेल्थ सेक्टर में कुछ इश्यूज आ रहे थे, उसको लेके डिबेट कर रहे थे, अगर आप होते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते? डू यू थिंक द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन सम वेज, हाउ डिस्कस? तो कहना बिल्कुल डिबेट यूजफुल है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मान लो हम सरकार है तो हमें नहीं पता होता है कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, तो सामने वाले कुछ पॉइंट्स रखेंगे तभी तो डेमोक्रेसी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वो अलग बात है कि कभी कभी कुछ इंसान क्या है ना, ईगो में आके क्या करते हैं कि एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, उन्हें लगता है कि उसने सिर्फ मेरे मिस्टेक निकाली, जबकि ये समझना चाहिए कि ठीक है गलती निकाली तो हमें उससे सीखना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। तो ऐसे यूजफुल हो सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे लिखने का नहीं, इस चैप्टर में कहानी ज्यादा है, फैक्ट क्या है आपके उतने खास नहीं है। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट तो वही है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे आपका क्या होगा, डिबेट होगा। डिबेट होने के बाद क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कहने का मतलब मीडिया वाले लोग आते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका क्या है, ले डाउन किया जाता है सारी सरकार का जो रणनीति है, जो आपका क्या कह सकते हो, जो रोड मैप है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे कैसे चलेगा। इस पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो सीएम है या फिर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके तरफ से भी हो सकता है, और ये काम आपके क्या कर सकते हैं, ऑपोजिशन वाले भी, वो भी प्रेस में मीडिया में आके कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ये बातें जो कर रही है सही नहीं है, जंगल काट के मान लो हॉस्पिटल बनाना सही नहीं है, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर लैंड पे बना रही है ये भी गलत है, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होगा तो हमारा प्राइमरी सेक्टर चरमरा जाएगा। तो यही सब कुछ है आपका, कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ नहीं है। अब पटलपुरम जगह क्या है क्या नहीं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, वो एनसीईआरटी में ना, जो भी क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ प्लेसेस है ना उसकी मैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या होता है ना, पेपर टू में आपका क्या है 20 नंबर का यही मैपिंग ही आता है। तो उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी हो गया या जो करंट में चल रहा है न्यूज में उन जगहों का नाम दे दिया जाता है, मैपिंग आपको मैप पे प्लॉट करना है पेंसिल से, और जो आपके आंसर शीट है उसमें 2-3 लाइन आपको उस जगह के बारे में लिखना है। तो ये आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कई जैसे इकोनॉमी में पालमपुर था, पटलपुरम है, तो ऐसे कई सारे कुछ कुछ जगह आते रहेंगे तो आप उसको मैपिंग के लिए यूज कर सकते हो, बाकी कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यही सब आपका दिया हुआ है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट आपकी जो है काम करती है, कुछ खास अपना ये नहीं है। मतलब है कि इस पूरे चैप्टर को रीड करोगे ना तो कुछ खास काम का चीज नहीं मिलता है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं हुआ क्या, ये जगह था, ठीक है, ये कोई स्टेट है, इसको हम क्या किए, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट। तो ये जो छोटा छोटा जगह है इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों, ताकि जो रेशियो है ना वो आपका मेंटेन रहे, ध्यान से समझना, मेंटेन रहे। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका मान लेते एग्जांपल के तौर पे यहां क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लेते हैं कि 2 लोग खड़े। जनरली रूल क्या बताया कि जो आपका टिकट क्या निकाला, उन्होंने फॉर्म फिल किया, कुछ फीस पे किया, तो उनको अपने पार्टी के लिए कहा कि हाँ ठीक है ये हमारी तरफ से लड़े, तो उसी को कहते हैं टिकट देना। तो यहाँ हर एक से
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लोग खड़े हुए, मान लो एक्स और वाई। अब उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे जितने भी लोग हैं जो वोटर है, जिनको वोटर कहते हैं, वोट देंगे, वो जाएंगे, इसमें से कुछ इसको वोट देंगे, कुछ इसको देंगे, कुछ शायद आपका नोटा पे प्रेस कर देंगे और कुछ देंगे नहीं, कुछ वोंट वोट, जो भी हुआ। अब इसमें से मान लो कि वाई है, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले। सबसे ज्यादा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि 50% से ही ज्यादा हो सकता है कि 100 लोग में से 20 लोग ही वोट किया, वाई को 12 वोट मिला, एक्स को 8 वोट मिला, तो 100 का ये बहुत कम प्रतिशत, लेकिन वाई को ज्यादा मिला, तो वाई आपका क्या बन गया, विनर। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। अब ये जीत के गया, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका कुछ लोग है, मान लो कि यहां से जो है सो पार्टी एक्स के लोग गए या पार्टी ए के, यहां से बी वाला जीता, यहां से मान लो फिर से ए वाला जीता, यहां से फिर से ए वाला जीता, यहां से फिर से ए वाला जीता, यहां से बी, यहां से फिर से ए जीत गया ए वाली पार्टी का। ये हम पार्टी की बात कर रहे हैं, कैंडिडेट की नहीं, कि ए पार्टी का वाई इंसान खड़ा था आपका और वो जीत गया। फिर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी पार्टी का कोई दूसरा कैंडिडेट जीत के आया, तो ये सब जीत के अपना आया, यहां से सपोज है बी आया, यहां से फिर ए आया, यहां से बी आया, तो अब 13 लोग में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग आउट ऑफ 13 9 जो है वो ए पार्टी से आया। इंसान अलग अलग होंगे लेकिन सबका पार्टी है, मान लो बीजेपी है, तो ये पार्टी से 9 लोग आया, अब बाकी जो बच गया 4 वो बी से आया। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कोई आपका किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है। जैसे बिहार से आपने सुना होगा पप्पू यादव के बारे में, कुछ नॉमिनेट भी होते हैं, नॉमिनेट की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहां पे 13 का आपका 50%, सॉरी 13 का 50% आपका कितना हो जाएगा, 6.5, यानी 6.5 से ज्यादा जिस पार्टी, जो भी पार्टी आपका इससे ज्यादा लेके आ रहा है सीट, तो वो सरकार बनाएगा। तो ए वाला पार्टी आपका क्या करेगा, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। अब इसी में से गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर किसी एक को अपॉइंट करेगा, क्या, सीएम। बाकी सब अदर्स क्या होंगे, मिनिस्टर्स कहलाएंगे। या भाई जीते हैं तो मिनिस्टर्स हैं, तो ये सब आपके क्या होंगे। अब कुछ मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स या ऐसे कह सकते हो, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है अदर देन मिनिस्टर, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट मेंबर। कभी कभी आपने सुना होगा प्राइवेट मेंबर भी होता है, तो प्राइवेट मेंबर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट सेक्टर से होगा, बिल्कुल नहीं। मिनिस्टर कौन होता है, मिनिस्टर वो होता है जिसको कोई ना कोई पोर्टफोलियो, कोई कार्यभार दिया गया हो, पोर्टफोलियो अलॉट किया गया हो, वो मिनिस्टर कहलाएगा। लेकिन जो भी पर्सन है जो कि मेंबर तो है बट पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। अब इसमें से क्या है कि सीएम और उसके साथ जो बाकी 15% जो सीट वाले लोग हैं, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये आपका क्या है कि ऐसा रूल बना था। तो ये चीज हो गया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए, तो एक तो हो गया गवर्नमेंट वाला साइड, और एक आपका बन जाएगा क्या, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब हेड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी कौन होगा, जिसके पास क्या है 10% से ज्यादा सीट। 10%, जैसे यहां 13 है तो 13 का 10% आपका कितना होता है 1.3, मतलब 2 मान को चलो, लेकिन बी के पास आपका क्या है, उससे ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी हो जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी। इसी के लीडर को हम कहेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ऐसे आपका बन गया 2 सेक्शन। अपोजिशन का क्या सिग्निफिकेंस था, गवर्नमेंट पे चेक करना, क्वेश्चन आंसर करना, लोगों के वेलफेयर को मेंटेन करके रखना, साथ ही एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी बनके अपना तैयार हो सकता है, जो कि एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेंशन नहीं है। अब हुआ क्या, वर्किंग की बात करें, ये तो हो गया। अब इसमें वर्किंग की बात करें
तो ये सब जितना भी लोग जीत के गया ना, ये सब ABCD, ये सब जितने भी लोग जो जीत के आएंगे, तो ये जैसे वाई विनर है, तो वाई आपका क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगा, क्योंकि अब ये जीत गया, एक्स तो नहीं जीता तो एक्स नहीं कहलाएगा, वाई गया है लेजिस्लेटिव में, उसको सीट मिलेगा, भले ही पोर्टफोलियो मिले ना मिले, लेकिन अब वो जीत चुका है, तो उसको हम कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे ही मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेकंड है, वहां से जो है तुम्हारा सपोज है सी नाम का इंसान जीत गया, तो उसको कहेंगे वो एक और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इतने सारे लोग अपना जीत के अलग अलग पार्टी से गए, सब कहलाए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में क्या होता है, डिबेट्स होता है, डिबेट्स के बाद अपने चीजों को मीडिया में लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, दोनों करते हैं, गवर्नमेंट के भी लोग और ऑपोजिशन भी, ऑपोजिशन सवाल भी करती है। जो डिबेट वगैरह होता है उस पर किसी राय मशवरा के लिए वोटिंग का जरूरत होता है, तो इस डिबेट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो रेगुलेट करने का काम करता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे करके अपना क्या होता है कि एक पॉलिसी का इन्फो जो है पहुंचता है टुवर्ड्स सिटीजन, या कह सकते हो टुवर्ड्स पीपल, क्योंकि उन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा है। वो अपने प्रॉब्लम्स को, ग्रीवांसेस को उनको कहते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने इलाके में जाते घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो लोग बताते हैं, फिर वो जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर के सामने जो एक तरह से फ्लोर कहने का मतलब है कि वहां पे उस हाउस में अपने लोगों की पीड़ा को बताते हैं कि ये कमी है, यहाँ स्कूल का कमी है, यहाँ हॉस्पिटल का कमी है, यहाँ सड़क का कमी है, पानी का कमी है, पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, कई सारे इश्यूज को रखते हैं। फिर उस इश्यूज का जो इलाज है वो बताया जाता है, उस इलाज में क्या खराबी आ सकता है वो गवर्नमेंट बताती है, कुछ कमी है वो अपोजिशन क्वेश्चन करती है। ऐसे करते करते फाइनलाइज होता है और एक डिसीजन बनता है, और वो डिसीजन लोगों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि जब हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि सरकार क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था ना कि लोग ही चुनते हैं, लोग ही अपने लिए चुनते हैं, और वो क्या है कि लोगों से ही सब कुछ चलता है। तभी तो ये प्रियम्बल में क्या होता है, स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस डेमोक्रेसी में आपका क्या होता है, जो हम बात करें वर्किंग की गवर्नमेंट की, तो होता क्या है कि वही सेम बात है, पीपल अपनी बातों को पहुंचाए किसके पास, MLA के पास। MLA जो है वो लोगों को क्या है, बताए कि यस क्या हो सकता है क्या नहीं, वो अपना इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया। ये सब कैसे हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ। लोग या तो डायरेक्टली जा सकते हैं या इनडायरेक्टली भी जा सकते हैं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब हो सकता है लोग भी अपना मीडिया में जाए, सोशल मीडिया पे चीजें अपडेट करे, या डायरेक्टली MLA से मिले, जो भी हो, अपनी बातों को कहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसका गवर्नमेंट बना उसने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म कर दिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्यों फॉर्म किया, ताकि क्या हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, काम का अच्छे से बंटवारा हो सके। एक ही पे सारा काम दे देंगे तो फिर एफिशिएंसी नहीं ना रहेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो इससे होगा क्या, आपका एफिशिएंसी इंप्रूव रहेगा, ढेर सारा एफिशिएंसी मेंटेन रहेगा कि चलो भाई रोड का काम रोड वाले के पास है, हेल्थ का काम हेल्थ वाले के पास है, तो एफिशिएंसी मेंटेन होगा। फिर होगा क्या कि इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या होगा, फंड्स एलोकेट किया जाएगा। फंड्स एलोकेट होगा तो फिर वो अपने क्या करेंगे, वर्क को परफॉर्म करेंगे कि ठीक है बजट नहीं था, पैसा नहीं था, अब मिल गया तो हमको जो भी इंफ्रा बनाना है हम बनाएंगे। ये होता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फंड एलोकेट करने छोड़ दिया, यहाँ पे होगा क्या, रिव्यू कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपका मॉनिटरिंग होगा, काम का सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपका एक तरह से क्या है, एस्टिमेशन किया जाएगा, पैसा देने से पहले भी, पैसा देने के बाद भी, कि कैसे क्या काम चल रहा है। तो मतलब एक तरह से आपका क्या होगा, चेक होगा। चेक सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगा, चेक आपका गवर्नमेंट भी करेगी, चेक ऑपोजिशन की पार्टी भी करेगी, एंड साथ ही साथ चेक करने का काम लोग भी करेगा। जैसे भी आप रिसेंट में जो है आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में पंचायत का कुछ ऐसा करप्शन का मामला सामने आया, कितना सही है कितना नहीं, लेकिन ये सामने आया है कि जितना का सामान नहीं था उससे कहीं ज्यादा का बिल बना। लोगों को शक हुआ तो उसने क्या, इंक्वायरी किया, RTI फाइल किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने सुना होगा, जो आर्टिकल 19 से डिराइव होता है। तो ये सब आपका क्या है कि एक तरह से लोग भी जो है RTI फाइल करके, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के, ऑपोजिशन के थ्रू जैसे तैसे अपना क्या कर सकते हैं कि ये चीज करप्शन को बता सकते हैं। तो बस ऐसे ही अपना काम चलता है। और फिर प्रॉब्लम होगा तो होगा क्या, अगर इशू है गवर्नमेंट में
इशू है गवर्नमेंट में, तो होगा क्या, इसके प्रति क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ कि नो कॉन्फिडेंस अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में सबने मिलकर पास कर दिया, कम से कम 50% से ज्यादा लोगों ने हामी भर दी, तो फिर सरकार कोलैप्स कर जाएगा, गवर्नमेंट खत्म, फिर आपका नेक्स्ट गवर्नमेंट लाया जाएगा। तो लोगों में ही सब ताकत रखी गई है कि लोग ग्रीवांसेस बताएं, नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उसने क्या किया, ऑपोजिशन ने मिलके आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया। नो कॉन्फिडेंस का सिंपल सा मतलब है कि उसने कहा कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, ये गड़बड़ी कर रही है, आज वोटिंग करने के टाइम है, सदन में आधा से ज्यादा लोग अगर वोट कर दिए तो खत्म, सरकार गिर गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि भाई 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है, सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन अगले इलेक्शन में लोगों ने कहा कि भाई ये सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, खत्म करो। तो एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है ये कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल वोटेड फॉर अदर पार्टी, उसको लगा कि भाई ये पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा, दूसरे पार्टी को लाओ, ये बेकार है, तो हो गया। ये एक तरह से क्या हुआ, लोगों का ही तो चेक है। बस इतना ही काम का इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ खास काम का नहीं है। तो आप वीडियो के साथ साथ खुद का नोट्स बनाते रहे और देख लीजिए फटाफट। यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। वीडियो में शुरू में ही एमएलए कौन है, कैसे है, ये बता दिया। अब अपने शब्द में आपको लिखना है, आपकी अपनी राइटिंग क्वालिटी होनी चाहिए। हमारा क्या, हम तो सब लिख लिख के नोट्स बना के दे दे, वो हमारे लिए बहुत आसान होगा, फटाफट रीडिंग कर दे, चल जाए। आप मेहनत कीजिए, आप लिखिए और इवेलुएट कराइए। नहीं कोई कर रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे और भेजिए, आपका सब कुछ इवेलुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स। ये भी कर चुके हम लोग, बताए थे ना, जीत के गया, उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना, जो लोग मिनिस्टर बने उसको पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट मिला तो वो मिनिस्टर हो गए, जिनको नहीं मिला प्राइवेट मेंबर। और दूसरा ये भी बात याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री वर्ड यूज करना सही नहीं है, लोग यूज कर लेते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। डिपार्टमेंट स्टेट के लिए ज्यादा सही होता है। Why should decision taken by chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly for regulation? अब इसको अपने शब्दों में इलैबोरेट करो। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्यों डिबेट करना है, उसकी कमियों को बताना है, उसके दुष्परिणाम जो खराब इफेक्ट हो सकता है उसको आंखें खोल के दिखाना है, फंड का मिस एलोकेशन हो सकता है वो बताना है। तो ये सारे के लिए डिबेट होना जरूरी है, तभी तो सही गलत पता चलेगा। घर में भी आप कुछ खरीदने का सोचते हो, आपने घर में भी देखा होगा, मान लो टीवी खरीदना, फ्रिज करना है, तो क्या होता है, मम्मी पापा बैठ के जो है ना विचार करते हैं। कुछ बड़े लोग से, हो सकता है बच्चे छोटे उनसे ना पूछे, लेकिन बाकी बड़े लोगों से पूछते हैं कि कौन सा कंपनी सही रहेगा, कैसे रहेगा। तो हर कोई अपने हिसाब से बताता है कि हाँ इसमें ये अच्छा है, इसमें ये खराबी है। बाद में एक डिसीजन होता है कि अच्छा ये सबसे बेटर है क्योंकि इसमें कमी कम है और अच्छाई ज्यादा है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पटलपुरम। अब ये आप बकवास सा क्वेश्चन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। Next, what is the difference between works that MLAs do in the assembly and work done by government departments? तो कैसे क्या है, क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। कि एमएलएज क्या करता है, एमएलएज लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एमएलएज प्रॉब्लम कलेक्ट करते हैं, एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना के फिर लोगों को बताते कि हमने ये सारा काम किया है, आपको अपना कुछ भी काम कराना है तो आप इस डिपार्टमेंट में जाके कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी पॉलिसी बनी हुई है। कि मान लो हेल्थ सेक्टर में डायग्नोसिस करना बहुत महंगा है, तो उसने कहा कि हमने पॉलिसी बना रखा है कि भाई जैसे आज के डेट में आप देखते हो आयुष्मान भारत योजना वगैरह है, कि हम पॉलिसी बना दिए हैं कि आपसे आप कोई महंगा नहीं लेगा। आप जाओगे डिपार्टमेंट में, कहना कि सरकार की योजना है, इसके तहत हमें लेना है, हमारा इलाज 1000 नहीं 100 रुपए में होना चाहिए। तो ये डन है। और डिपार्टमेंट्स क्या करता है, जो वर्क एलोकेटेड है ना, वर्क एलोकेटेड है उसको ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करता है, ग्राउंड पे उसको परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो पॉलिसी इसको दिया गया है उसमें जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है, कि लिखा है कि लोगों से 100 रुपए लेना है, तो वो सरकार नहीं करती है ना काम, वो डिपार्टमेंट करता है कि ठीक है लोग आएगा इलाज करने 100 रुपए लेंगे, 1000 नहीं लेंगे। यही कुछ मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजोरिटी, ऑपोजिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। आप इसको रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ इन चीजों को आप लर्न कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एज इट इज एग्जाम में क्या होता है ना, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि हम लोग समझ चुके थे। एक एरिया को रेशियो सिमिलर रखने के लिए छोटे छोटे सेक्शन में पॉपुलेशन वाइज बांटा जाता है। ये भी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका डिस्ट्रिक्ट के जैसा सेम नहीं होता है।
तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन्स के साथ। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू एवरीबॉडी।